Okay. So 2-3 people have given the correct answer. The answer is 14. Why do I say the answer is 14? See, अगर आप 12 मान लो आपने 12 सॉक्सेस निकाले हैं. Let us say you have taken out 12 सॉक्सेस. So if you have taken at 12 सॉक्सेस, the all 12 may be grey. तो आपको ब्लू तो मिलेगा ही नहीं. लेकिन अगर आपने 14 सॉक्सेस निकाल लिए हैं, फॉर एग्जांपल, देन वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा? 12 ग्रे हैं और 2 कौन सी हो जाएंगी? ब्लू हो जाएंगी. सो मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट इज 14. So minimum possible requirement for you to handle this will be 14 values. The reason is this, क्योंकि 12 निकाले, फॉर एग्जांपल आपने 12 सॉक्सेस निकाल लिए, ठीक है, तो 12 के 12 ग्रे आ गए, फिर क्या करोगे? ठीक है, अगर आपने 10 निकालिए, 10 के 10 ब्लू आ गए, तो ये नहीं आए, ग्रे नहीं आए. आप ये सोच सकते हो कि मैंने 12 निकाले तो 10 ब्लू आएंगे और 12 ग्रे आएंगे, लेकिन ये गारंटी तो नहीं है 12 ग्रे, क्योंकि अंधेरा है कमरे में. तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने 12 निकाले और 12 का 12 ग्रे आ गए. तो अगर आप 14 निकालोगे तो अपने आप 2 ब्लू आ जाएंगे. 18 करने की जरूरत ही नहीं है. 18 क्यों? इसमें क्या पूछा हुआ है? सर्टेन दैट ही इज व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सॉक्स. 18 अगर निकालेगा तो ये बात तो गारंटीड है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. बट इज इट द लीस्ट नंबर? नो, दिस इज नॉट द लीस्ट नंबर, एंड देयरफॉर दैट इज नॉट एन आंसर. ठीक है सचिन, समझ में आया? सचिन 007. ठीक है. So that was the reason for this answer. So I'm sure you are able to understand. There is some sort of mathematics involved, as in addition. Some addition is involved, right? So let us just move to fourth question here. This is an interesting type of question. You see, there are 80 pearls. 80 मोतियां हैं. One is light, उसमें से एक हल्का है. Then all the others. How many minimum weighings are required to find out the odd one out? That is the question. अच्छा, लेफ्ट राइट का कर दिया था. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन कीजिए. ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4. नाउ दीज आर क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चंस. सेवेंटी नाइन, वो तो ठीक है, हमें मिनिमम चाहिए. आयुष, ठीक है. सचिन इज सेइंग 4, मोहित इज सेइंग 79. 3. Anybody would like to explain how is it 3? Four. Okay. Okay.
नो, अच्छा 2 बार में पता लगा लोगे सचिन? बताना जरा कैसे पता लगाओगे 2 बार में 80 पर्ल है कि उसमें से कौन सा लाइटर है? ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट, बेसिक आइडिया, और इसका आंसर आएगा 4। ओके, लेट अस से हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास 3 पर्ल्स होते, 3, ठीक है, 1 2 3। तो हम एक वेइंग में ये बता सकते थे इसमें से कौन सा हल्का है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इन दोनों को तोला और अगर ये बराबर आ गए, इसका मतलब ये वाला लाइट, क्योंकि लाइट है तो हमें पता लग जाएगा इस वाले, ये वाला पर्ल गड़बड़ है, ठीक है। मान लेते हैं P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो आपने P1 और P2 को नापा, अगर ये बराबर हो गया तो ये वाला हल्का है। अगर मान लो हमने इसको तोला P1 P2 को, ये ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये हल्का है, और ये ऊपर चला गया इसका मतलब ये हल्का है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 पर्ल हैं तो कम से कम एक वेइंग तो लगेगी ये बात पता करने में कि कि हल्का वाला कौन सा है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास 3 पर्ल नहीं है, 80 पर्ल्स हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें सारे केसेस लेते हैं, मान लेते हैं ये इक्वल हो गया, ये बराबर हो गया, तो एक वेइंग हो गई, तो इसका मतलब जो गड़बड़ वाला है वो इसमें है। अब हम इसको कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे? वापिस हम इसका 9 9 8, ठीक, मान लेते हैं ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब गड़बड़ इसमें है, ये ऑलरेडी ये सेकंड वेइंग हो गई, इसमें गड़बड़। फिर इसको क्या करेंगे हम? 3 3 2, अगर ये बराबर हो गया तो गड़बड़ इसमें है, ये तीसरी वेइंग। तो फर्स्ट वेइंग, सेकंड वेइंग, थर्ड वेइंग, एक पॉसिबिलिटी तो ये एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो इस केस में कितना, तो फर्स्ट वेइंग हो गया, यहाँ पे ये सेकंड वेइंग हो गया, ये बराबर है, ठीक है। और थर्ड विंग में ये बराबर हो गया, ये थर्ड विंग आ गया, इसका मतलब इन दोनों में गड़बड़ है। इसको फिर हमने वे किया, एक यहाँ पे डाला और एक यहाँ डाला, तो 4 वेइंग में हमें पता लग गया कि कौन सा, ये ऊपर है तो ये लाइट है, ये ऊपर है तो ये लाइट है। लेकिन आप ये कह सकते हो सर आपने तो ये मान लिया कि ये बराबर है और तो इसमें गड़बड़ है। अगर हम बोले कि सर इसमें ये बराबर ना होके इसी स्टेप पे ये ऊपर चला गया, मान लो सेकंड स्टेप पे, फिर क्या होता? तो मान लेते हैं हम वापस चलते हैं, ठीक। अब इसका मतलब ये ऊपर चला गया, हमें पता है डिफेक्ट हल्का वाला है, इसका मतलब गड़बड़ इसके अंदर है। फिर हम इसको क्या करेंगे? फिर इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे, 3 3 3। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो गड़बड़ इसमें है गड़बड़, तो इसको फिर एक एक करके ये थर्ड विंग होगी। और फिर तीन तीन में से डिफेक्टिव निकालने का एक तरीका भी अभी मैंने बताया था कि भाई 3 पर्ल है तो एक 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 विंग में हो जाएगा, तो चौथा विंग यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर थर्ड स्टेप के अंदर ही अगर ये चेंज आ जाए, कौन सा चेंज आ जाए? लेट अस से इन थर्ड स्टेप आपने कहा कि सर ये 3 3 है, ये और ये हल्का हो गया, तो इसका मतलब डिफेक्ट इसमें है। उसके बाद हमें एक विंग और लगेगी, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, अगर 3 पर्ल है तो एक विंग लगेगी ही लगेगी, अगर हमें ये पता है कि वाला पर्ल हल्का है, ठीक। ये किस केस में? जिस केस में ये दोनों बराबर है और इस वाले केस में डिफेक्ट है। लेकिन आप ये कह सकते थे सर स्टार्टिंग में जो पहली बार हमने वेइंग किया तो ये बराबर नहीं आके ये ऊपर चला गया, या वो ये कोई भी एक ऊपर चला गया, बात तो बराबर है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में भी सब कुछ यही, पूरा यही प्रोसेस हमारा चलेगा। हमें पता है कि गड़बड़ इसमें है, इस वाले जो सेट है इसमें गड़बड़ है, हमें ये पता चल गया मान लो। तो हम क्या करेंगे? फिर इसका तीन तीन अलग अलग बना देंगे, 9 9 9। फिर इनको वे करेंगे, ये मेरी कौन सी वेइंग हो जाएगी?
सेकंड वेइंग। अब अगर ये बराबर आ गया तो गड़बड़ इसमें है, ठीक है। अगर ये बराबर आ गया फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 3 3, तो ये कौन सी होगी, थर्ड वेइंग। कोई तो एक बराबर, अगर बराबर आएगा तो इसमें गड़बड़ है, अगर हल्का आएगा तो ये ऊपर गया तो इसमें गड़बड़ है, किसी एक में तो गड़बड़ होगा। उसके बाद हमें एक वेइंग और करनी है, तो वापस मेरा 4 वेइंग में आ जाएगा। अब मान लेते हैं ये दोनों बराबर ना आके ये ऊपर चला जाता, तो इसका मतलब गड़बड़ इसमें है। तो सेकंड स्टेप के बाद गड़बड़ इसमें है, फिर इसको हम 3 3 3 करते और फिर वही इनमें से एक बराबर होता और एक में गड़बड़ होता, तो ये थर्ड स्टेप हो जाता और वो वाला फोर्थ स्टेप हो जाता। तो हमें कम से कम इसमें 4 स्टेप तो लगाने ही पड़ेंगे। इतनी देर में टेस्ट निकल जाएगा संगम, बिल्कुल सही है, टेस्ट निकल जाएगा। और अगर ये आएगा नहीं तो टेस्ट निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, होना ही नहीं है। 11 वेइंग कैसे हो गई भाई, केसेस बना रहे हैं हम तो। कौन सी वाली 11 वेइंग हो गई, तो 3 भाई, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, एक ही चीज तो करोगे, सारी चीज थोड़ी ना करोगे। हमने तो सारी पॉसिबिलिटीज को निकाला है, तो मैक्सिमम सारी, किसी भी केस में आपको मैक्सिमम 4 वेइंग लगेगी और उसके बाद आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। नो प्रॉब्लम्स। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर। कुछ नहीं आएगा तो टेस्ट तो वैसे भी निकल जाएगा संगम। ठीक है, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, टेस्ट नहीं निकले उसका मैं मेथड बताता हूँ ये कैसे होएगा। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसको क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं, क्रिप्टारिथम बोलते हैं, जिसके अंदर सारा कुछ अननोन है। अब हमारे पास ये कह रहा है कि ये जो स्टार हैं आर मल्टीप्लीकेशन इन क्रिप्टारिथम सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये 3 डिजिट का प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट का प्राइम नंबर विल ऑलवेज गिव अ प्राइम नंबर। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे काटा होगा, क्रॉस ऐड करोगे तो भी प्राइम नंबर मिलेगा। तो ये पूछ रहा है कि ये फाइनल वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। अभी मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको टाइम नहीं निकलेगा। पर्ल वाला जो क्वेश्चन है, पर्ल वाले का शॉर्टकट क्या है, पर्ल वाले का शॉर्टकट ये होता है, पर्ल वाले का शॉर्टकट ये होता है कि अगर इतनी पर्ल्स हैं, कितनी पर्ल्स हैं, 3 की पावर 1 तक पर्ल्स हैं, यानी या तो एक पर्ल हो या 2 पर्ल हो या 3 पर्ल हो, तो एक वेइंग लगती है। 3 की पावर 2 यानी कि अगर 4 से लेके 9 पर्ल तक अगर हमारे पास हैं तो कितनी वेइंग लगेगी, 2 वेइंग लगेगी। 3 की पावर 3 यानी कि 27, 28 से लेके 80 तक हो तो 3 वेइंग लगेगी, ठीक है। 3 की पावर 4 ऑनवर्ड्स, 3 की पावर 5 4 वेइंग लगेगी। अगर आपको ये बात पता है तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कितनी पर्ल्स हैं, 80 पर्ल्स हैं। 80 पर्ल का मतलब है कौन सी रेंज में आएगा, 3 की पावर 3 से तो ज्यादा है और 3 की पावर 4 से कम है, तो 3 की पावर 4 तक यानी कि 81, 80, 79, ठीक है। यहां तक 4 वेइंग लगेगी, ये 4 वेइंग। तो 79 पर्ल होता तो भी 4 आंसर आता, 80 होता तो भी 4 आंसर, 81 होता तो भी 4 आंसर आता। इससे कम होता तो, ठीक है, मतलब 27 से ज्यादा, अगर 27 से ज्यादा होता है यानी 28 से ज्यादा होके 81 तक कितने भी पर्ल होते तो आपका आंसर 4 आता। अगर ये बात पता है तो ये आपका 5 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं तो जैसा शुभम कह रहा था कि सर पेपर ही निकल जाएगा, हाँ हो सकता है पेपर निकल जाए, लेकिन इस बात को समझने से पहले आपको ये आना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट रिवीजन क्लास है ना, क्वेश्चन थोड़ी ना करवा रहा हूँ। और क्वेश्चन तो मेरे को तो देख के ही पता चल रहा है क्योंकि 80 है, 80 है, 80 का क्या मतलब है, 3 की पावर 4 है तो 4 आंसर है, क्वेश्चन सॉल्व। बस इतना ही करना है, लेकिन पता होना चाहिए। वैसे मैंने बताया था ये। अच्छा, फर्स्ट ध्रुव का आंसर, अच्छा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ध्रुव का फर्स्ट है, बाकियों का थर्ड है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हो देखो,
अब ये सारे स्टार्स क्या है, मेरे प्राइम नंबर है, यानी 2, 3, 5, 7, यही हो सकता है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स विल गिव मी अ प्राइम नंबर, ये तो कंफर्म है, ये भी प्राइम है। अब मान लेते हैं एक वैल्यू 2 होती, मान लेते हैं पहले वैल्यू 2 होती, तो दूसरी वैल्यू अगर 2 रखते तो रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 3 3 2 जा 6 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है कि पहली वैल्यू तो 2 हो ही नहीं सकती है, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास या तो 2 है या 3 है या 2 है। अब 2 कैसे आएगा, यूनिट्स प्लेस पे 2 कैसे आ सकता है? 2 हमेशा आएगा 2 इंटू 1 करके 2 आ सकता है, और कुछ भी 2 आ सकता है, इनका किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करके 2 निकाल सकते हो आप। 2 इंटू 3 नहीं आ, अब 3 इंटू 5 15, 3 7 21, 7 5 35, 2 तो आने का सवाल ही नहीं है, तो 2 का तो ये तो क्वेश्चन रूल्ड आउट ही है। उसी तरीके से 3 आने का भी कोई सवाल नहीं, बिकॉज 3 इंटू 1 3 आ सकता है, यानी एक ही पॉसिबल आंसर है, वो ये। करने को इसको 15 मिनट लगा के सॉल्व किया जा सकता है, बट वंस अगेन एग्जाम में टाइम नहीं होगा तो शॉर्ट कट लगाना है। ऑब्वियसली लुक एट द ऑप्शंस, हमें नजर आ रहा है यूनिट प्लेस में 2 या 3, तो 2 यूनिट समथिंग इनटू समथिंग 2 आना है, और वो समथिंग इनटू जो समथिंग है 2 आ तो सकता है, जैसे 7 इंटू 6 होता तो 42, 2 आ तो जाएगा, लेकिन ये प्राइम तो नहीं होगा। हमें किसी भी सिंगल डिजिट प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 लाना है, तो 2 अब तो आ ही नहीं रहा, ये ऑप्शन रूल्ड आउट है। 3 लाना है, ये ऑप्शन रूल्ड आउट है। 2 तो ये वैसे भी रूल्ड आउट है, एक ही आंसर बचा ये। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा जो ध्रुव ने किया है। ठीक, तो इसमें ट्रायल एंड एरर, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट है। आ रही बात समझ में? क्वांटिटेटिव रीजनिंग शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेट अस जस्ट टेक लीव दिस क्वेश्चन नंबर 2 बिकॉज वंस अगेन, वैसे तो आप इसको कर ही सकते हो, मैंने मेथड आपको बताया ही है, तो इस आंसर बता दो और फिर ये वाला करो, फर्स्ट वाला। किसका आंसर बता रहे हो, सेकंड का या फर्स्ट का? हाँ, सेकंड का आंसर क्या है? 3 क्यूब कितना हो, 3 स्क्वायर 9, 9 से ज्यादा है तो 3 क्यूब, इसका आंसर ये है।
सेकंड का सेकंड है। ठीक है, चलो मैं आपको फर्स्ट वाला करा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक पार्टी है, देयर वर 4 अदर कपल्स प्रेजेंट, यानी कितने लोग हो गए मेरे पास? 10 पीपल। बिसाइड्स मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, यानी 8 लोग वो हो गए और मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा हो गए। एंड मेनी, ज्यादातर, बट नॉट ऑल पीपल शुक हैंड, सब ज्यादातर लोगों ने, लेकिन सब लोगों ने हाथ मिलाए। नोबडी शुक हैंड्स विद एनीबडी ट्वाइस, किसी ने किसी के साथ दोबारा हाथ नहीं मिलाया। एंड नोबडी शुक हैंड्स विद देयर स्पाउस, अपनी वाइफ के साथ भी हाथ नहीं मिलाया। होस्ट एंड होस्टेसेस शुक सम हैंड्स, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने कुछ ना कुछ हाथ मिलाए। At the end of the party, Mr. Sharma posed each person present to see how many hands each person other than himself shook. आखिरी में उसने बोला कि अच्छा बताओ आप लोगों ने कितने कितने हाथ मिलाए हैं। उसने सबसे पूछा। Each person gives a different answer. सबने अलग अलग आंसर दिया। Determine how many hands Mrs. Sharma must have shaken. है ना इंटरेस्टिंग सवाल, कुछ दिया नहीं हुआ और बहुत कुछ पूछ रहा है। अब 10 लोग हैं, उसने कहा कि सब लोगों ने सबके साथ, सब लोगों ने एक एक हाथ मिलाया, लेकिन एक बंदे ने दोबारा किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया और अपनी वाइफ के साथ हाथ नहीं मिलाया। मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा ने कुछ ना कुछ हाथ मिलाए हैं। आखिरी में मिस्टर शर्मा ने बोला अच्छा बताओ आप लोगों ने कितने हाथ मिलाए हैं। तो 10 लोग हैं, उसमें एक मिस्टर शर्मा ने सवाल पूछा, तो कितने लोगों ने जवाब दिया? 9 लोगों ने, 9 people। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास 8 लोग, मतलब हमारे पास मान लेते हैं बंदा, फर्स्ट बंदा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 8 लोग हैं। ठीक है, और एक मिसेस शर्मा है, तो टोटल 9 लोग हो गए। ठीक है, तो अगर पहले वाले बंदे ने उसकी वाइफ कौन है, मान लेते हैं मिसेस शर्मा, तो उसकी वाइफ नहीं हो सकती, मान लेते हैं इसकी वाइफ है, तो पहले वाला बंदा मैक्सिमम कितने हाथ मिला सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, और कितने हाथ मिला सकता है? 8, मैक्सिमम 8 हाथ मिला सकता है। कैसे? टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। सवाल किसने पूछा? मिस्टर शर्मा ने, तो उसको हटा दो, कितने लोग बचे? 9। इन 9 में से ये अपनी वाइफ के साथ तो हाथ मिलाएगा नहीं। ठीक है, ये अपनी वाइफ के साथ तो हाथ मिलाएगा नहीं, तो कितने हाथ मिला सकता है ये? मैक्सिमम 8। ठीक, तो एक तो खुद को हटा दो, ठीक है, और एक मिस्टर शर्मा को हटा दो, 2 लोग हट के, और एक इसने हाथ मिलाया दूसरों से, तो मैक्सिमम कितने हाथ मिलाएगा ये? 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, ये मैक्सिमम 8 हाथ मिला सकता है, क्योंकि इसने किससे किससे नहीं मिलाया? अपनी वाइफ से नहीं मिलाया और खुद से नहीं मिलाया सेल्फ। बचे हुए से तो मिला सकता है, यानी एक बंदा मैक्सिमम कितने हैंडशेक्स मिला सकता है? 8। इसका मतलब है इसने सबसे हाथ मिलाया होगा, मिस्टर शर्मा से मिलाया, मिसेस शर्मा से मिलाया, ठीक है, एक्स ए से, एक्स बी से, किससे नहीं मिलाया? खुद से नहीं मिलाया और अपनी वाइफ से नहीं मिलाया। तो इसका मतलब है सबका आंसर कम से कम 1 रहा होगा, एक्सेप्ट फॉर हिज वाइफ, क्योंकि इसने अपने वाइफ से नहीं मिलाया। तो अगर इस बंदे ने 8 हाथ मिलाए हैं, तो इसकी वाइफ ने कितने हाथ मिलाए होंगे? 0 हाथ मिलाए होंगे। अब जिस बंदे ने 7 हैंडशेक्स किए हैं, उसने अपनी वाइफ के साथ हैंडशेक नहीं किया होगा, बच्चे के साथ किया होगा, लेकिन बच्चे सब लोगों ने इसके साथ भी किया था, यानी बाकी सब लोगों के मिनिमम 2 हैंडशेक्स आने चाहिए। तो इसकी वाइफ का कितना हैंडशेक आएगा? 1, यानी ये इसकी वाइफ हो गई। जिसने 6 हाथ मिलाए हैं, उसकी वाइफ ने नेसेसरली 2 हाथ मिलाए होंगे। जिसने 5 हाथ से शेक मिलाए, उसकी वाइफ ने 3 हैंडशेक मिलाए। तो बच कौन गया होगा? मिस्टर शर्मा। बच कौन गया?
मिस्टर शर्मा, इसका मतलब है आप देखो टोटल हैंडशेक कितने आ रहे हैं, 8, तो इसने कितने हैंडशेक्स मिलाए होंगे, 4। यानी ये जो जवाब दिया है ये किसने जवाब दिया होगा, ये मिसेस शर्मा ने दिया होगा जवाब, क्योंकि सब तो कपल्स पूरे हो गए, तो बच कौन गया, मिसेस शर्मा बच गई। क्यों बच गई, क्योंकि मिस्टर शर्मा तो रोल कॉल ले रहा है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। कहाँ से नहीं आया भूपेंद्र, समझ में फिर से बताओ मेरे को, मैं समझाता हूँ फिर से। आठ लोग हैं मान लेते हैं, ठीक है। ए है, ए की वाइफ है, बी है, बी की वाइफ है, सी है, सी की वाइफ है, डी है, की वाइफ है, ठीक है। मिस्टर शरीक पूछा सबसे, कितने हाथ मिलाए हैं, सबने आंसर दिया, सबने अलग अलग आंसर दिया। इसने कितने लोगों से जवाब मांगा होगा, इसने 9 लोगों से सवाल पूछा, इंक्लूडिंग हिज वाइफ। इसने कितने लोगों से सवाल पूछा, 9 लोगों से। अगर इसने 9 लोगों से सवाल पूछा है तो फिर ज्यादा से ज्यादा हैंडशेक्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हैंडशेक 8 हो सकते हैं। कौन कर सकता है, मान लेते हैं ए ने मैक्सिमम किए, मान लेते हैं कोई भी हो सकता है, ए ने मैक्सिमम किए। कैसे ये कितने, अपनी वाइफ के साथ तो मिलाएगा नहीं, क्यों नहीं मिलाएगा, अपनी वाइफ के साथ तो मिलाएगा नहीं, तो किसके किसके साथ मिलाएगा। मान लो ए ने मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ए ने कितने हाथ मिलाए होंगे, ए ने कितने हाथ मिलाए, 8, ठीक है। इसका मतलब सबने एक एक तो मिला लिया, सिर्फ किसने नहीं मिलाया, वाइफ ने। इसकी वाइफ ने 0 हैंडशेक्स किए होंगे, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि अगर ए ने हाथ मिलाया 8 और मेरे पास 9 लोग हैं, तो 9 अलग अलग आंसर तभी आ सकता है जब किसी ने 8 दिया हो आंसर, किसी ने 7 दिया हो, किसी ने 6, किसी ने 5, किसी ने 4, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 1, किसी ने 0, तो अलग अलग आंसर आएगा। देखिए 9 आंसर्स चाहिए मुझे, और मैं आंसर इज 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और तो कुछ आंसर हो ही नहीं सकता। अब मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि ये इसकी वाइफ होगी, ए की वाइफ होगी। क्यों होगी ए की वाइफ, क्योंकि बचे हुए लोगों ने तो कम से कम एक बार हाथ तो मिलाया हुआ है। देखो बी ने हाथ मिलाया हुआ है ए से, बी की वाइफ ने मिलाया हुआ, सी ने मिलाया हुआ, सी की वाइफ ने मिलाया, डी ने मिलाया, डी की वाइफ ने मिलाया, मिस्टर शर्मा ने मिलाया, मिसेस शर्मा ने मिलाया, तो किस, तो 0 कोई तो बोलेगा, किसी ने तो जवाब दिया होगा जी मैंने नहीं मिलाया, वो कौन रहा होगा, ए की वाइफ। उसी तरीके से मान लेते हैं जो 7 हाथ मिलाए वो बी ने मिलाए, अगर इसने सबके साथ हाथ मिलाया है 7, तो इसका मतलब है बाकी लोगों का आंसर ये सिर्फ किसके साथ नहीं मिला सकता, बी किसके साथ हाथ नहीं मिला सकता, अपनी वाइफ के साथ नहीं मिला सकता, बचे हुए के साथ मिला और इसके साथ नहीं मिला सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब है जब भी बाकी सबके साथ हाथ मिलाएगा तो सबके मिनिमम हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि एक पहले ये मिला चुका है, फिर ये बी से मिलाएगा, इसकी वाइफ ए से मिला चुकी है, बी से मिलाएगी, इसके डी है ए से मिला चुका है, बी से मिलाएगा, सबके 2-2 आएंगे। सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है जो आंसर ए दे सकता है, वो हो सकता है बी की वाइफ। यानी जो 1 है वो किसकी है, ये इसकी वाइफ है। 1 आंसर कौन दे सकता है, बी की वाइफ आंसर दे सकती है। उसी तरीके से अगर सी ने हाथ 6 हैंडशेक्स मिलाए हैं तो जो 2 आंसर है वो सिर्फ इसी की वाइफ आंसर दे सकती है, सी की वाइफ दे सकती है। उसी तरीके से डी ने अगर 5 हाथ मिलाए हैं तो जो इसकी वाइफ है डेफिनेटली उसने, उसको मैनेज करने के लिए हमें 3 हैंडशेक्स मिलाने ही पड़ेंगे। तो अब एक 4 हैंडशेक जवाब किसका आया होगा, और बच कौन गया, ए की वाइफ हो गया, बी की वाइफ हो गया, सी की वाइफ हो गया, डी की वाइफ हो गया, तो बच कौन गया, मिसेस शर्मा बच गई। क्यों, क्योंकि मिस्टर शर्मा ही तो बुलवा रहा है, उसने थोड़ी ना जवाब दिया, उसने तो बाकियों से पूछा है, इसलिए इसका आंसर है। ठीक है, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये सिर्फ दिमाग को डेवलप करने के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती क्या है,
इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनाए जा सकते हैं. ऑफ कोर्स दीस आर ऑन द हायर डिफिकल्टी लेवल साइड, नो डाउट अबाउट दैट, बट दिस इज व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग. समझ में आ रहा है सबको? क्वांटिटेटिव रीजनिंग ओके लिख के भेजो. क्वांटिटेटिव लिखो क्यू आर ओके, फटाफट लिखो क्यू आर ओके. Okay, great. So let us move to the next topic that we have. The next topic that we have is on direction sense. Okay. Now you get questions on direction sense. So there are certain basics that we need to know in terms of direction sense. Let us say, direction can be found out like this. Normally we always take a crisscross. On the right hand side it is always east, on the left hand side it is always west, on the top above side it is always north, and on the bottom side down side it is always south. So whenever you are confused, you just draw a small crisscross, x axis, y axis. Right side it is east, left side it is west, on the top it is north, and on the down it is south. This portion actually it is always perpendicular, तो सारे के सारे 90 डिग्रीज होते हैं. अगर हम इसके बीच की एक वैल्यू ले लें, ये वाली, मतलब ये एकदम 45 डिग्री है एकदम बीच में, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते, जो स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है वो इसका नॉर्थ ईस्ट है. इसका जो स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है इस डायरेक्शन का, ये साउथ ईस्ट है. ठीक है. इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो है साउथ वेस्ट, और इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो है नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है. जैसे कि स्टैंडर्ड मेन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर होता है. ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें नॉमेनक्लेचर पता होने चाहिए. ये नॉमेनक्लेचर कैसे यूज होता है इसलिए समझाने की कोशिश है. ठीक है. फिर एक आप जब सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन में आता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है. तो मान लेते हैं मेरी घड़ी है, ये 12 बज रहे हैं, तो घड़ी इधर चलती है. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब इस वाले डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अगर हम इस डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं. ठीक है. अब आपको ये समझना है मेकिंग अ राइट टर्न का क्या मतलब है. मान लेते हैं आप ईस्ट को चल रहे हो, तो राइट टर्न का मतलब हो जाएगा साउथ. मान लेते हैं आप वेस्ट को चल रहे हो, तो राइट टर्न का मतलब हो जाएगा नॉर्थ. उसी तरीके से मान लेते हैं आप नॉर्थ में चल रहे हो, तो राइट टर्न क्या हो जाएगा आपका ईस्ट. आप साउथ में चल रहे हो, तो राइट टर्न आपका क्या हो जाएगा वेस्ट. समझ में आ रहा है? राइट टर्न लेफ्ट टर्न किसके रेफरेंस में होता है? आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसके रेफरेंस में राइट लेफ्ट होता है. ठीक है. तो अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो और आपको बोला यू टू का लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न का मतलब है आपका मुंह इधर है तो आपका लेफ्ट टर्न इधर हो जाएगा. मान लेते हैं आप साउथ की तरफ चल रहे हो और आपको लेफ्ट टर्न बोला है, तो आपका डायरेक्शन ईस्ट को हो जाएगा. आप मान लेते हैं ईस्ट में चल रहे हैं और आपको लेफ्ट टर्न बोला है, तो आपका डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ की तरफ हो जाएगा. आप वेस्ट में चल रहे हैं और आपको लेफ्ट टर्न बोला है, तो आपका डायरेक्शन साउथ में हो जाएगा. ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्शन सेंस का. ठीक है. ऑफ कोर्स ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने. विल जस्ट टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड. ठीक है. ओके. सो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. टेल मी द आंसर. पहले फर्स्ट का आंसर बताओ, फिर सेकंड का.
ओके, अनफॉर्चुनेटली सबका आंसर गलत है। डी इज नॉट ए करेक्ट आंसर। वापस सोचो क्यों गलत है। मैं समझ रहा हूँ आपने ड्राइंग सही बनाई है, ग्राफ सही, बट आंसर इज नॉट डी। बिकॉज आप जो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उसका नहीं बोला, उसने बोला उसकी कौन सी डायरेक्शन है, बस काम खत्म। फिर से सोचो, निकालो आंसर। उस बंदे की क्या डायरेक्शन है ये पूछ रहा है जब फाइनली। हाँ, बिल्कुल सही। आप सबको पकड़ में आया सवाल। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अनूप स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड साउथ, वो साउथ की तरफ चला। बिल्कुल सही। ठीक, तो सब लोगों ने सही आंसर बताया। रहीम स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एक्स, मान लेते हैं पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट एक्स है, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं 5 किलोमीटर वो वेस्ट चला, एंड देन ही टर्न लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट यानी कि यहाँ पे है ना, तो राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, एंड 2 किलोमीटर स्ट्रेट। अगेन ही टर्न लेफ्ट, राइट का मतलब इधर, तो अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर था, यहाँ 2 किलोमीटर हो गया। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट एक्स। अब इस पॉइंट से एक्स से कौन से डायरेक्शन में, अगर ये एक्स है, हमें पता है ये एक्स है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बोलिए, डायरेक्शन समझ में आ रहा है तो बोलिए डीएस डन, डीएस ओके। फटाफट टाइप करो डीएस ओके। ओके, देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आइडिया ऑफ सिलोजिज्म्स। ठीक है, सिलोजिज्म्स। ओके, तो सिलोजिज्म से एक फॉर्मूला बेस्ड भी होता है और ड्राइंग बेस्ड भी होता है। मैं आपको बेसिक ड्राइंग बेस्ड बता देता हूँ। कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जब कोई बोलता है ऑल ए इज बी, इसका क्या मतलब होता है। जब कोई बोलता है ऑल ए इज बी, ये जो पहले वाला है, इसका एक मतलब होता है कि ए अंदर है और बी बाहर है। तो इसका मतलब है देयर आर सर्टेन बीज विच आर नॉट ए। एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी टोटल ओवरलैप है ए एंड बी। समझ में आ रहा है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी। इन दिस केस सम ए इज नॉट बी, क्योंकि सारे के सारे ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देर इज ऑलवेज सम बी विच इज नॉट ए। इसका मतलब अगर आप बोलो कि सम ऑल ए इज बी, तो क्या आप कह सकते हो ऑल बी इज ए? नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है। ऑल ए इज बी डज नॉट मीन ऑल बी इज ए, क्योंकि इस वाले केस में ये इनवैलिडेट हो जाएगा। उसी तरीके से जब सम ए इज बी बोलते हैं, तो ये वाला केस बनता है। मान लो ए है, ये बी है, तो इस केस में मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, कुछ ए बी है। ठीक है, सेकंड केस, ये इसका केस 1 है, ये इसका केस 2 है। इसके अंदर ये इसका केस 1 है, केस 2 क्या बनेगा, सम ए इज बी। तो एक केस ये बनेगा ऑल ए इज बी। ठीक है, एक केस ये भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ए बी है।
और एक केस ये भी बनेगा, एक्सट्रीम केस बोलते हैं इनको। तो ये 4 केसेस बनते हैं इसके, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक। उसी तरीके से जब कोई बोलेगा कि सम ए इज नॉट बी, ओके, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो ये ए सम ए इज नॉट बी, ये वाला केस बनेगा। ठीक है। सम बिकम्स ऑल ए इज नॉट बी, ठीक है। सम ए इज नॉट बी, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये इसके बेसिक केसेस बनेंगे। ठीक। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, तो ये केसेस बनते हैं, हम इस केसेस पे कर सकते हैं। हाँ ज्योति, अपना अपना मेथड होता है, कुछ लोग किसी तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सिंस इट इज अ रिवीजन, आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दीज एरियाज, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई एम गिविंग यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन। जस्ट गोइंग टू टेक अ सिंपल एग्जांपल, आई डोंट हैव मेनी एग्जांपल, आई हैव नॉट टेकन मच, बट बिकॉज आई नीड टू कवर ऑल द एरियाज इन रिवीजन, I just want you to give me this answer, first and second. ठीक है, फर्स्ट का भी, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन नहीं होएगा, सेकंड कंक्लूजन होएगा। ठीक है, ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, लेट अस लुक एट फर्स्ट का आंसर जो है वो आ रहा है हमारा सेकंड। देखिए, ये कह रहा है ऑल प्लैनेट्स आर मून्स, तो प्लैनेट अंदर होगा मान लेते हैं, मून बाहर होगा मान लेते हैं। फिर कह रहा है ऑल मून्स आर स्टार्स, जितने भी मून्स हैं वो स्टार्स हैं मान लेते हैं, ये स्टार्स हैं। क्या ऑल मून्स आर प्लैनेट्स? ये देखो, ये अगर ये एक केस ये भी बनता, प्लैनेट मून स्टार, अगर ये ओवरलैपिंग केस बनता तो पहले वाला ट्रू हो जाता कि जो जितने भी मून्स हैं वो प्लैनेट्स हैं, क्योंकि मून भी यही है, प्लैनेट भी यही है, स्टार। इस वाले केस में तो ट्रू हो जाता, लेकिन इस वाले केस में देयर आर सर्टेन मून्स व्हिच आर नॉट प्लैनेट्स, तो हमें किसी भी एक केस में गलत होए तो उसको गलत मानना पड़ेगा। तो ऑल मून्स आर प्लैनेट्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड,
ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स, प्लैनेट स्टार्स है, इस केस में सारे के सारे प्लैनेट स्टार के अंदर आ रहे हैं, यानी सारे के सारे प्लैनेट अगर आप देखो तो स्टार के अंदर आ रहे हैं। इस वाले केस में भी सारे के सारे प्लैनेट स्टार के अंदर आ रहे हैं क्योंकि एकदम ओवरलैप कर रहा है, बाहर कहीं नहीं जा रहा। तो जो सेकंड वाला केस है वो मेरा डेफिनेटली ट्रू है। तो इसका मतलब है बी कंक्लूजन करना है इफ कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। बोलता है ऑल मेन आर डॉग्स, तो सारे के सारे आदमी डॉग्स हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी। आप ये भी कह सकते थे सर एक्सट्रीम केस में सारे मैन और सारे डॉग्स हैं, एकदम एकदम ओवरलैप कर रहा है। सेकंड बोलता है ऑल डॉग्स आर कैट्स, जितने भी डॉग्स हैं वो कैट्स हैं, तो ये सारे के सारे कुत्ते जो हैं वो कैट हैं। आप इसमें ये भी बना सकते थे सर कैट बाहर है, या फिर आप ये भी बना सकते थे कि मैन डॉग और कैट, सब मैन डॉग और कैट, ये तीनों सारी केसेस बनेंगे। अब ये कह रहा है ऑल मैन आर कैट, सारे मेन कैट हैं। ये बात तो इसमें सही है यार, ये क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारे मैन कैट का पार्ट है। यहाँ भी सारे मैन, चलो कि मैन और डॉग ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन कैट का पार्ट है, इसके अंदर भी मैन और कैट कैट का पार्ट है। तो पहला वाला तो हमारा डेफिनेटली ट्रू है ही, पहले वाला तो हमारा ट्रू बन रहा है। सेकेंड वाला ऑल कैट्स आर मैन, सारी कैट मैन है। देखो इस केस में तो ट्रू है, सारी कैट मैन है, इस केस में ट्रू है, लेकिन सारी कैट मैन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कैट है वो मैन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ वाली जो कैट है वो मैन नहीं है, तो सेकंड वाला मेरा फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑल कैट्स आर मैन, ऑल कैट्स आर मैन गलत है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है। तो इसके अंदर कौन सा कंक्लूजन हो जाएगा? ए। इसके अंदर आंसर आएगा बी और इसके अंदर आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने ऑफ कोर्स इसका आंसर करेक्ट दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से सिलोजिज्म्स की ये बेसिक थ्योरी है, इस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं। फटाफट लिख कर भेजो सिलोजिज्म ओके, एस ओके करके भेज दो, फटाफट टाइप करो, जल्दी 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 एकदम स्पीड से। यस यस, टाइपिंग स्पीड भी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एग्जाम्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं ब्लड रिलेशंस पे। तो ब्लड रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। ठीक है, तो कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज, कुछ थ्योरी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे मदर्स और फादर्स डॉटर, मतलब मान लो आप अपने आप को सेंटर में रखते हो तो आपकी मम्मी या पापा की जो डॉटर होगी वो आपकी सिस्टर होगी। मदर और फादर सन ब्रदर होगा, मदर की मदर ग्रैंड मदर, फादर ग्रैंड फादर। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिक जो रिलेशनशिप समझते हैं वो हम हमेशा कैसे समझते हैं, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जब भी आपको ऐसा इसका टेबल बनाना पड़ता है, मान लेते हैं आप अपनी पोजीशन यहाँ रखते हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पे हैं यू। ठीक है, तो आपसे जो ऊपर वाले लेयर में होंगे वो आपके फादर होंगे, मदर होंगे, समझ में आ रहा है, फादर मदर। और जो उनके ऊपर वाले लेयर पे होंगे वो आपके ग्रैंड फादर होंगे या ग्रैंड मदर होंगे, समझ में आ रही बात। तो ये लेयरिंग चलती है, यहाँ पे यू हो आप, आपके फादर मदर। ठीक है, मान लेते हैं फादर और मदर। क्योंकि आपके फादर मदर हस्बैंड वाइफ इंडिकेट करना है, तो हर एक बंदा अपना अपना इंडिकेशन लगाता है। मान लो किसी ने ये लगा दिया, ठीक है, ये एक लेयर ऊपर हो गई। जब आप इमीडिएटली अपने से नीचे लेयर पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डॉटर या सन होते हैं। ठीक है, अगर डॉटर या सन के भी डॉटर या सन है तो वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, नीचे की तरफ डॉटर सन ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन। उसी तरीके से अब हिंदी में तो क्या है, अलग अलग चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मम्मी के सिस्टर की बात करेंगे तो हम मौसी बोल देंगे, मम्मी के ब्रदर की बात करेंगे मामा बोल देंगे, पापा के ब्रदर की बात करेंगे चाचा बोल देंगे, या फिर पापा के बड़े भाई को ताऊ और छोटे भाई को चाचा, इस तरीके से बोल देते हैं। समझ में आ रही बात। तो हमारे पास मतलब चाचा ताऊ मामा मामी मौसा मौसी ये सब कुछ चलता है। लेकिन इंग्लिश में क्या चलता है, इंग्लिश में प्राइमरली तो अंकल आंटी चलता है, सब अंकल आंटी हैं।
ठीक है, सिर्फ मम्मी के साइड वाले, मम्मी की साइड वाले का मतलब हो गया मम्मी की सिस्टर मैटरनल आंट, मम्मी के भाई, ठीक है, मैटरनल अंकल, और उनके हस्बैंड वाइफ भी उसी तरीके से, मदर्स की जो मम्मी के भाई हैं जिसको हम मामा बोलते हैं, तो हमने उसको मैटरनल अंकल बोल दिया, ठीक है, उनकी वाइफ को, मामी को मैटरनल आंटी बोल दिया। लेकिन मम्मी की जो सिस्टर है यानी जो मौसी है, उनको हम क्या बोल देते हैं, मैटरनल आंट, और उनके जो हस्बैंड है उनको हम मैटरनल अंकल बोलते हैं। तो हिंदी में दिस रिलेशनशिप आर फार मोर क्वालिफाइड व्हेन कंपेयर टू इंग्लिश। तो मम्मी के साइड के जो भाई बहन है, उनके हस्बैंड वाइफ है, वो मैटरनल आंट अंकल चलता है। उसी तरीके से फादर के साइड के जो चलते हैं वो पैटर्नल चल जाता है, ठीक है, उनके वो सिर्फ मतलब अंकल आंट से चल जाता है, कहने की जरूरत नहीं है। अंकल आंट यानी पापा की तरफ से, मैटरनल आंट अंकल यानी मम्मी की साइड से। हिंदी में अगर कहेंगे तो मामा मामी मौसा मौसी, और इधर चले जाएंगे तो चाचा चाची एंड बुआ एंड फूफा। समझ में आ रहा है? बिकॉज पापा की जो सिस्टर होंगी वो बुआ, दैट इज योर आंट, उनके जो हस्बैंड होंगे अंकल, और उनके जो ब्रदर होंगे मतलब आपके चाचा जी, वो आपके अंकल कहलाएंगे। वो सब कुछ इसमें रिलेशनशिप में आपको दिया हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस। उसी तरीके से जब आप हैं और आपकी वाइफ मान लेते हैं, ठीक है, आपकी वाइफ के जो भी रिलेशन, साइड में रिलेशन होंगे वो आपके इन लॉज होते चले जाएंगे। कैसे? आपकी मान लेते हैं आपकी वाइफ के फादर, आपके फादर इन लॉ, आपकी वाइफ के मदर इन लॉ, आपकी वाइफ का ब्रदर, ठीक है, उसको हम साला बोलते हैं, वो आपका ब्रदर इन लॉ, ठीक है। उसी तरीके से उसकी, आपके वाइफ की जो सिस्टर है वो आपकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, और आपकी वाइफ का बॉयफ्रेंड इन लॉ हो जाएगा, है ना? नहीं, नॉट पॉसिबल, एंड वाइस वर्सा। तो वाइफ के लिए हस्बैंड की तरफ का मतलब, फॉर वाइफ her husband's father will be known as father in law, husband's mother would be known as mother in law, husband's sister, ठीक है, would be known as sister in law, ठीक है, husband's brother would be known as brother in law। इस टाइप से चलता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से हमारे रिलेशन में क्या चलता है हिंदी में रिलेटिवली, मान लेते हैं यू हैव योर आप आपके भाई के बच्चे हैं जो, ठीक है, तो उनके आप चाचा लगोगे, ठीक है। तो चाचा का क्या होता है, भतीजा या भतीजी। उसी तरीके से मान लेते हैं आप किसी के मामा या मामी लग सकते हैं, ठीक है। हिंदी में तो ये डिफाइन हो गया, मामा मामी और चाचा चाची अगर आप लग रहे हैं, तो जो उनके बच्चे होंगे वो आपके भतीजे या भतीजी या भांजा या भांजी होंगे। बट इन इंग्लिश इट इज नेफ्यू एंड नीस, दैट्स ऑल, ठीक है। नेफ्यू मतलब मैस्कुलाइन जेंडर है, नीस फेमिनाइन जेंडर है, बस। हाँ, यस, ओके, नो प्रॉब्लम्स, कर दो भानुप्रिया, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये सारे रिलेशनशिप हैं। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा, आप पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये और नीचे है। सो दिस इज द ऑल द, ये कुछ स्टेटमेंट हैं। द ओनली सन ऑफ योर फादर, कई बार ऐसे जो टेक्निकल वर्ड्स आते हैं वो समझ लो। द ओनली सन ऑफ योर फादर यानी अपने पिताजी का इकलौता बेटा आप। वाइफ ऑफ योर फादर आपकी मदर। द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर यानी आपके ग्रैंड फादर के इकलौता बेटा या आपकी ग्रैंड मदर का इकलौता बेटा, वो आपके फादर ही होंगे। द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर यानी आपके दादा दादी की इकलौती बहू क्या बनेगी, आपकी मदर होंगी। मदर इन लॉ ऑफ मदर यानी आपकी मम्मी की सास आपकी ग्रैंड मदर होंगी। फादर इन लॉ ऑफ मदर, मम्मी की जो ससुर हैं वो आपके ग्रैंडफादर होंगे। द ओनली डॉटर ऑफ द फादर, फादर की इकलौती बेटी, आपके फादर की इकलौती बेटी आपकी सिस्टर होगी। द सन ऑफ फादर,
सन ऑफ फादर ऑफ द सिस्टर, ठीक है, फादर ऑफ द सिस्टर, हाँ, सन ऑफ फादर ऑफ द सिस्टर यानी सिस्टर के पापा का लड़का, सिस्टर के पापा का लड़का भाई हुआ आपका, या आप खुद हुए अगर आप बॉय हैं तो। द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ फादर यानी कि पिताजी का इकलौता बेटा, वो इकलौता बेटा की बात कर रहा है। सन ऑफ द ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, सन ऑफ द ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर यानी कि ग्रैंडफादर के सन का इकलौता बेटा आपका भाई हो गया, क्योंकि आप थर्ड जनरेशन में आ गए। द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर इज सिस्टर। इस टाइप से ये टर्मिनोलॉजीज हैं, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड while having this relationships, blood relationships. You need to figure this out, you need to understand that, you know, in English and in English Hindi there's a slight difference, and you have to consider for that slight differences also. So I hope you have understood this in terms of the theoretical portion. ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, of course you have done all this, you have had all the classes, but then just I hope it helps you to just revise. So ये सिंबॉलिक अलग अलग लोग अलग अलग सिंबल यूज करते हैं, ब्रदर के लिए अलग है, प्लस माइनस कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ एरोज बोथ साइड्स एरोज यूज करते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ new method, so whatever method you have been following you can continue to follow that. So let us take certain questions on blood relations. So let's do this first question. वेरी गुड, पहले वाला आंसर ब्रदर इन लॉ बनेगा. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया. ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स फादर. ठीक है, ए किसी के बारे में बता रहा है, बी के बारे में बता रहा है. क्या बता रहा है? ये किसी का हस्बैंड है, ये हस्बैंड है. किसका हस्बैंड है? कोई है, उसका हस्बैंड है. वो कौन है? ग्रैंड डॉटर, यानी कि एक पे फादर लेवल और एक उसके फादर का लेवल, यानी कि ग्रैंड डॉटर ऑफ माय फादर्स फादर, यानी मैं यहीं पे हूँ कहीं, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे फादर ये, उनके फादर ये, यानी यहाँ सेकंड लेवल, इसकी ग्रैंड डॉटर यानी कि मेरी सिस्टर. तो मेरी सिस्टर का ये हस्बैंड है, तो मेरा क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ हो गया. बिल्कुल सही. ठीक है, तो पहले वाले का आंसर हो गया ब्रदर इन लॉ, BIL. सेकंड वाला ट्राई करो, सेकंड वाले का आंसर.
Okay, so the answer seems to be son. ठीक है, सेकंड वाला तो आ गया था, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज ब्रदर. Woman. The woman walking with boy meets another woman who being asked the relationship with my maternal uncle. यानी कि मैटरनल अंकल यानी कि वुमेन की मदर, उसका ब्रदर. ठीक है, ये क्या है? इज एंड हिज मैटरनल अंकल्स मैटरनल ब्रदर्स. मैटरनल अंकल यानी कि इसका मतलब ये नीचे की तरफ है, ये तो कंफर्म है. बॉय नीचे, इससे तो नीचे आएगा, ये बॉय है. बॉय मैटरनल अंकल, तो बॉय का मैटरनल अंकल कौन होगा? बॉय के ऊपर जाके इसकी मदर का ब्रदर, इसकी मदर का ब्रदर ये है. ठीक है, इसकी इसकी मदर के जो ब्रदर है उसका जो मैटरनल अंकल है, उसका जो मैटरनल अंकल है वो यही है. उसका जो मैटरनल अंकल है वो यही है. ठीक है, तो यानी कि जो ये लड़का है, ये मदर, मतलब ये जो उसकी मदर है, ये लड़का है, लड़के की मदर होनी चाहिए, उसके मदर के ये दोनों भाई होने चाहिए, दोनों ब्रदर हैं. ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब ये इसका बेटा होगा, यानी उसी परिवार से आ रहा है. यानी जो वुमेन है उसका जो बेटा है, ठीक है, उसके जो मैटरनल अंकल है वो उसका यानी मामा. ठीक है, उसका जो मामा है, उसका जो मामा है यानी कि मामे का मामा इधर. ठीक है, वो उसकी मदर का भाई होगा, यानी वो सेम लीनिएज चल रही है, कोई अलग 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 लीनिएज नहीं है, तो नेफ्यू नहीं आ सकता, वो सनी बनेगा उसका. ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस बनेंगे, वेयर यू हैव लॉट ऑफ इंग्लिश टू बी अंडरस्टूड एंड रिलेशनशिप टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, क्लियर है? बोलो. ओके, बी एस डन लिख के भेजो. बी एस डन, बी एस डन. हाँ, बी आर डन, सॉरी. ठीक है. ओके, now let us move now to next type of topics that are asked is series. ठीक है, सीरीज पूछा जाता है. अब सीरीज में कई तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं. नंबर सीरीज आ जाता है. नंबर सीरीज का मतलब होता है क्वेश्चंस जिसके अंदर सिर्फ डिजिट्स होते हैं. उस डिजिट्स में तीन तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं: असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऑक्सिलेटिंग सीरीज. फिर अल्फाबेटिक सीरीज हो सकती है जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स यूज हो सकते हैं. ये जैसे कि ये नंबर सीरीज है. नंबर सीरीज का मतलब है, मान लेते हैं 1, 4, 9, 16, अगला क्या 25 नंबर का स्क्वायर हो रहा है. उसी तरीके से अल्फाबेटिक सीरीज है, ए बी सी डी ई. ठीक है, ये पूछ लेंगे क्या है, तो इसके अंदर हमने एक एक छोड़ दिया, ए बी छोड़ दिया, यहाँ डी छोड़ दिया, ई के बाद एफ छोड़ देंगे तो जी आंसर आ जाएगा. अल्फाबेटिक सीरीज है. अल्फा न्यूमरिक सीरीज है जिसमें नंबर्स भी चल रहे हैं, इन दोनों का कंबाइंड जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो अल्फा न्यूमरिक हो सकता है. मिक्स सीरीज हो सकती है जहाँ पे दो सीरीज साइमल्टेनियसली चल रही हो. ठीक है, उसी तरीके से लेटर सीरीज हो सकती है. लेटर सीरीज का मतलब ए बी सी सी, फिर इस टाइप से पैटर्न अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको. और एक करस्पॉन्डेंस सीरीज होती है, इस पे कम क्वेश्चंस आते हैं, बट बाय एंड लार्ज आपको ये नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फा न्यूमरिक सीरीज, मिक्स सीरीज और लेटर सीरीज पे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं. जस्ट फॉर अ क्विक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक बार सीरीज दिखा देता हूँ. दो चार क्वेश्चन फटाफट देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा. जैसे कि एक हमारी तरीके से ये सीरीज के क्वेश्चन है, हम ज्यादा नहीं देखेंगे बट फटाफट इसको देखो, कुछ समझ में आ रहा है. 4, 6, 9, 13 का आंसर क्या होएगा?
18, वेरी गुड। सेकंड का आंसर क्या होगा? हाँ फटाफट निकालो बच्चे, कई लोग निकाल रहे हैं, जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। 18, 18, 18, वेरी गुड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, पहले में 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, तो लॉजिकली अगर में 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर कई लोगों ने निकाल दिया। सेकंड का रितु, भारती, इन्होंने निकाला, वेरी गुड। पहले 64 है, 32 है, 16 है, 8 है, तो लॉजिकली क्या पैटर्न बन रहा है? 64 का आधा, इसका आधा 16, इसका आधा 8, तो इसका आधा 4, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन देखो, मिसिंग सीरीज निकालो, थर्ड क्वेश्चन का मिसिंग सीरीज निकालो, जल्दी जल्दी देखो क्या बनता है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, सीरीज है, ये न्यूमेरिक सीरीज है, तो किसी में मिसिंग सीरीज है, किसी में पैटर्न सीरीज है। इसका बिल्कुल सही है हिमांशु, इसका आंसर है 81। ये सीरीज चल रही है, अगले में +8 हो रहा है, -6 हो रहा है, +8 हो रहा है, -6 हो रहा है, तो इस तरीके से चलेगा। तो इसके अंदर देखिए 8 जुड़ गया, फिर 6 घट के 81 आएगा, फिर इसमें 8 जुड़ के 89 आएगा, फिर 6 घट के 83 आ जाएगा। तो इसका आंसर 81 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया बात है, विनय ने दिया, हिमांशु, नेहा, एक्सीलेंट, अच्छे जा रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन पहले रिंकू और पहले किसी और ने भी बताया था मेरे को आंसर, शायद फोर्थ का भी 43। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। प्रदीप, हिमांशु, भारती, ठीक है, आंसर क्या बन रहा है इसका? 43। ये क्या है? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर चल रहे 37, 41, तो 43 प्राइम नंबर बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 43। ठीक है, तो ये एक तरह की सीरीज है, जस्ट क्विकली, नॉट डू मच, बट वॉट एवर टाइम परमिट्स, हम ज्यादा से ज्यादा करने की क्वेश्चन करते हैं कि भाई विच फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, इसमें कौन सी टर्म गलत नजर आ रही है, बताओ जरा। यस एब्सोल्युटली, आंसर इज 34। सबका डिफरेंस देख लो क्या है बन रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो इसका शायद डिफरेंस 5, 5, 7, 9, ठीक है, इस टाइप से चल रहा है। तो 2-2 बढ़ना चाहिए, 11 का होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे ये मिसिंग है। ठीक है, इसमें क्यू क्यू क्यू, ठीक है, सिक्स का आंसर काफी लोगों ने निकाल दिया। पहले एक 0 का गैप है, 1 का गैप है, 2 का गैप है, तो 3 का गैप आना चाहिए, आंसर क्यू है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं, एक दो फटाफट, बस ये लास्ट स्लाइड है, वैसे और भी क्वेश्चंस हैं, पर पहले इसको देख लेते हैं, बचे हुए टॉपिक्स कवर कर लेंगे और फिर टाइम बचा तो वापिस आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन बताओ। मिक्स सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है।
इसमें बनाना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन इन, हाँ y9, ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, 8th वाला बताओ, 8th वाला। बिल्कुल सही, इन दोनों का सम 7 है, इन दोनों का सम 14 है, इन दोनों का सम 23 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, तो WXYZ तो क्या होना चाहिए? U होना चाहिए, ताकि UVWXYZ। ठीक, इसमें इसमें क्या हो रहा है? 5 और 2 7, और 2 9, और 2 11, और 2 13, और 2 काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर निकाल के दिया है। ठीक है, 9th और 10th देख लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। ठीक है, 45 ओ नहीं आएगा, यू आएगा मोहित। अच्छा हाँ, तुमने ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है मोहित। ज्योति, हिमांशु, अभिषेक, वेरी गुड। ठीक है, जस्ट लेट्स टेक 9th क्वेश्चन, देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। 47 नहीं होगा सचिन, क्यों होगा 47? आप देखो, पहले इन दोनों का डिजिट बना के 7 बनाया, ठीक है, फिर इन दोनों का डिजिट बना के इस फर्स्ट डिजिट है 14, फिर इन दोनों का 23, इस टाइप से। बिल्कुल सही, 9th क्वेश्चन इज RD, बिल्कुल ठीक है। 9th भी वेरी गुड। ठीक है, चलिए, आई थिंक वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सीरीज डन, बोलो सीरीज डन। SD लिख के भेज दो फटाफट। एंड डिकोडिंग, ठीक है, बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि हम किसी चीज को इस तरीके से लिखते हैं सो दैट नोबडी एल्स कैन फाइंड आउट, दैट सर इज द मीनिंग सर ऑफ कोडिंग। सर वो सीरीज वाला फिर से एक वो दिखाना। सॉरी, 47 वाला सर, 47 वाला भी सर आंसर हो सकता है सर, पॉसिबल आंसर सीरीज वाले में 47 हो, क्योंकि सर जो सीरीज चल रही है 2 के बाद 7 आ रहा है, तो इसमें 5 का गैप है, फिर 7 के बाद 14 आ रहा है, 7 का गैप है, फिर 14 के बाद 23 आ रहा है, 9 का गैप है, फिर 11 का गैप है, फिर इसके बाद 13 का गैप आएगा। ये एक सीरीज चल रही है, दूसरी 5 के बाद 7 चल रहा है, 2 के गैप पे दूसरी सीरीज चल रही है। 47 और 15 पॉसिबल वो आंसर वो भी हो सकता है। ऑप्शंस जो होगा वो देखेंगे, उसको देख के कर सकते हो आप। ठीक है, तो फिर ऑप्शंस देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, लेट्स कम डाउन टू कोडिंग डी कोडिंग। बेसिकली कोडिंग डी कोडिंग का मतलब हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लेट अस जस्ट टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स। जस्ट फटाफट कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, देखो क्या क्या आंसर बनता है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि भाई आपने किसी चीज को किसी और लैंग्वेज में लिख दिया और सामने वाले को ही पता चलेगा उसको कैसे डिसाइफर करना है। बेसिक आइडिया ऑफ कोडिंग एंड decoding. So in this case, let us look at this first question.
So orange is called butter, butter is which of the following is used for washing clothes? Washing clothes क्या करते हैं? Soap. Soap use करते हैं. Soap को क्या बोलते हैं? Ink. Very good. तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? Ink. अगला वाला करो. Next. Light is called morning, morning is called dark, dark is called night, night is called sunshine, and sunshine is called dusk. When do we sleep? We sleep in night, but night is called sunshine. D. Third वाला करो फटाफट. In a certain language, फिर डर ना means you are good, डर talk means good and bad, tim na talk means they are bad. In that language, they stands for. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? कॉमन सा निकाल लेते हैं. ठीक है, लॉजिकली बिल्कुल सही. इसमें भी गुड है, देखो इसमें भी गुड है और इसमें भी गुड है. तो कॉमन कौन सा है इसमें? पिट डर, इसमें डर, यानी कि डर डर दिस इंप्लाइज गुड. तो डर का मतलब हो गया गुड, ये तो पता चल गया हमें. दे आर बैड और इसमें है गुड एंड बैड. तो इन तीनों में बैड है और इन तीनों में भी बैड है. और इन तीनों में कॉमन क्या है? टॉक. यानी ये टॉक, ये टॉक. टॉक का मतलब क्या हो गया? बैड. तो अब क्या बचा? अब बचा ना. ना इज आर. तो दे का मतलब क्या बचा? टिम. बिल्कुल सही. ठीक है, तो आंसर इज टिम. सो दिस आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोडिंग, decoding. Just an examples, and that's how these questions can be handled. लिखो. कोडिंग डन. cd 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 लिखो फटाफट फटाफट टाइप करो. Okay, let's come let's come to cubes. Cubes का मतलब होता है सारी साइड्स बराबर होती हैं. मान लेते हैं हमने 4 कट मारे हैं. मान लेते हैं मैंने 4 कट मारे हैं. एक कट ऐसे मारा है तो ये कट जाएगा ऐसे. एक या 3 कट मारे हैं. तो अगर मैं 3 कट मारूंगा तो कितने पीसेस मिलेंगे? 3 कट्स का मतलब 4 पीस मिलेंगे. 4 पीस ऑन वन साइड. समझ में आ रहा है? 1 2 3 4. ऐसे ही अगर मैं 3 कट मारूंगा, 1 2 3 कट मारूंगा तो 4 पीस इधर मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 3 कट मारा तो 4 पीस यहाँ पे मिल गए. ठीक है, इसको डिवीजन बोलते हैं. 4 कट विल मेक 5 डिवीजन. फिर मगर मैंने ऐसे 3 कट मारा तो 1 2 3. तो मान लेते हैं आपसे सवाल पूछा जाएगा कितने छोटे पीसेस मिलेंगे. तो जितने पीसेस हैं 3 कट के 4 पीस इंटू 4 पीस, 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल और 4 अक्रॉस, कितने पीसेस हो गए? 64. सो अब इसके अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं. नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद नो फेस पेंटेड. मान लेते हैं अपन ने इसको फेस को पेंट कर दिया, मतलब हमने इसको पेंट कर दिया, हमने इसको पूरा इधर पेंट कर दिया मान लो. ठीक है, ये बाहर से सारा हम ये येलो पेंट कर देते हैं ऐसे पीसेस बना के. तो इसमें सवाल ये बन सकता है कि भाई एक तरफ पेंटेड कितनी है, 2 साइड पेंटेड कितनी है, 3 साइड पेंटेड कितनी है, 4 साइड पेंटेड कितनी है, ऐसे. तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे. देखिए कोई भी फेस पेंटेड नहीं. n-2 क्यूब. n-2 क्यूब क्यों है? क्योंकि ये वाला एक फेस जो है साइड वाला, ये फेस, ठीक है, मतलब इस साइड का ये फेस खत्म हो जाएगा, इस साइड का ये फेस खत्म हो जाएगा. दो फेस इधर से, ऐसे पीछे का 2 फेस, इधर का 2 फेस. तो n-2 इंटू तीनों तरफ है तो n-2 इंटू 3. लेकिन n क्या है ध्यान रखना, n इज नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कट्स. n जो है नंबर ऑफ, वो है डिवीजन है. n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डिवीजन. ये ध्यान रखना, n जो है वो, ये इंपॉर्टेंट बात है, n इज नंबर ऑफ डिवीजन. यानी कि जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है वो हमेशा एक फालतू होता है नंबर ऑफ कट से. तो अगर आपको कोई भी फेस पेंटेड नहीं चाहिए तो n-2 क्यूब. अगर आपको सिर्फ एक फेस पेंटेड चाहिए तो n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6. और अगर आपको 2 फेस पेंटेड चाहिए तो n-2 इंटू 12. अगर आपको तीनों फेस पेंटेड चाहिए तो 8. फॉर एग्जाम्पल ये 8 कौन सा होगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ. मान लेते हैं अपने को 8, जो 8 कॉर्नर वाले होंगे वही होंगे. एक तो ये क्यूब होगा
कॉर्नर में तीनों तरफ ये साइड पेंटेड, ये तीन तरफ, एक ये होगा, एक ये होगा, 4 तो ऊपर हो गए तीनों साइड, एक ये हो जाएगा, एक ये पीछे वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये जो हमारे पास 8 क्यूब बनेंगे वो ये। इसी तरीके से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। बट दिस इज द फॉर्मूला। इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, you should be able to handle quite a few kind of questions in this topic as well. ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो हम ये वाले क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं। कौन से वाले क्वेश्चंस? जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो बोलता है क्यूब इज रेड ऑन ऑल द फेसेस, इट इज कट इनटू 64 क्यूब्स, जो भी हमने किया था। इसका मतलब है जो n है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास? 5। n की वैल्यू हमारे पास, सॉरी 4 4 4 है ना, तो n की वैल्यू 4 पीसेज हो गए। कट तो 3 3 मारोगे तभी तो बनेगा। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो फेस कलर? तो क्या करोगे आप? n-2 का होल क्यूब, n-2 यानी 4-2 का होल क्यूब कितना बन जाएंगे? 8। ठीक। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 फेसेस? एटलीस्ट 2 फेस क्या नहीं है, 2 फेस वाला भी चाहिए एंड 3 फेस वाला भी चाहिए। तो फॉर्मूला पुट करो। हाउ मेनी हैव 2 सरफेसेस पेंटेड ऑन रेड कलर? वंस अगेन फॉर्मूला, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 साइड पेंटेड विद रेड कलर? ये तो आपको साफ ही नजर आ रहा है, 3 साइड पेंटेड यानी 4 कॉर्नर वाले हो जाएंगे। ये बचा हुआ दोनों जो क्वेश्चन है उसको फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ फेसेस विद नो फ्यूज कवर्ड, n-2 into a स्मॉलर क्यूब विद 2 फेसेस, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब है? 3 फेस एंड 2 फेस। 3 फेस का फॉर्मूला क्या था? n-2 into 12, ये वाला, एंड ये n-2 into 12, 8 जो है, ये क्या है? ये 3 फेस है। ठीक है, 2 फेस कौन सा है? ये वाला है, ये वाला। तो 2 into 12 24 ये हो जाएगा, और 8 ये हो जाएगा, 24 + 8 32। ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ क्यूब्स विद 2 फेसेस पेंटेड, n-2 into 12 था, n की वैल्यू 4 है, 4-2 into 12, 8 साइड से पेंट होगा, ये 8 साइड से पेंट होगा। समझ में आ रहा है? बोलो क्यूब समझ में आया? बेसिकली ये फॉर्मूला है। वेरी गुड, सबने लगभग आंसर्स दे दिया है, तो लिखो क्यूब डन। ठीक है, इट्स अ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, एंड देयरफॉर वी आर जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू all the types of questions, all the varieties that we have studied in the entire reasoning. ठीक है, okay. So let's quickly go to the dices. डाइस का मतलब आपको समझ में आता है, जो एक डाइस होता है जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ होता है। ठीक है, वैसे तो 4 फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके से इसको किया जा सकता है, बट लेट अस जस्ट टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। मान लेते हैं, बोलते हैं 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन व्हेन 4 इज एट द बॉटम, व्हाट इज द नंबर ऑन द टॉप? 4 बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा? तो देखो, अगर यानी या तो 4 इधर हो सकता है, देखो, या तो 4 नीचे हो सकता है, या तो 4 6 के पीछे हो सकता है, या 5 के पीछे हो सकता है। यही बात है। तो 1 के ऑपोजिट में कौन सा नहीं हो सकता? 1 के ऑपोजिट में 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बगल में है। 1 के ऑपोजिट में 2 नहीं हो सकता, ये बगल में है। 1 के ऑपोजिट में 5 नहीं हो सकता, बगल में। 1 के ऑपोजिट में 6 नहीं हो सकता, बगल में। तो 1 के ऑपोजिट में बचा क्या? 4। इसका आंसर क्या हो गया? 1। बिल्कुल सही, पंकज ने सही आंसर दिया। उसी तरीके से व्हाट इज द ऑपोजिट इन 3? 3 के ऑपोजिट में क्या है? देख लो, 3 के एडजेसेंट में क्या क्या चल रहा है। 3 के एडजेसेंट में 1 तो ये नहीं हो सकता, 3 के एडजेसेंट में 2 तो ये नहीं चल सकता, 3 के एडजेसेंट में 5 तो ये नहीं चल सकता, 3 के एडजेसेंट में 4 तो ये नहीं चल सकता। तो क्या बच गया 3 के एडजेसेंट में? 6। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, सो यू विल हैव क्वेश्चंस ऑन डाइसेस आल्सो इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, डाइस इज अ फिगर इन व्हिच वी आर हैविंग ऑल 6 sides, 1 2 3 4 5 6. Then I'll just quickly tell you the last concept, and that is on clocks. I just want you to remember this formula. So let us say, you may be asked at what time between, let us say, 4 and 5 o'clock will the two hands overlap. For example, 4 बजे क्या सिचुएशन है हमारी? 4 बजे ये सिचुएशन है। अब ये सवाल ये कि 4 से 5 बजे के बीच में कितनी देर में ये ओवरलैप करेगा।
ओवरलैप करने का मतलब ये सुई इसके ऊपर आएगी, लेकिन जब ये 4:20 में यहाँ पे आएगी तो ये भी तो 4:20 में यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरा आंसर 4:25 और 4:20 के बीच में आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ओवरलैपिंग का मतलब कितना है, एंगल इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 11/2। m का मतलब है मिनट्स, जो मुझे आंसर चाहिए, -30 इंटू h का मतलब 4, हमने 4 क्योंकि 4 और 5 के बीच में पूछा है तो ये 4 है। क्योंकि मॉड्यूलस है, 0 हटाएंगे तो मॉड्यूलस पे फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बिकम 120 इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स। तो कहने से m की वैल्यू आ गई 240/11। इसका मतलब है 4:240/11 मिनट्स पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, उसी तरीके से कोई ये पूछ सकता है, भाई अच्छा ये बताओ 4:20 में दोनों सुई का एंगल कितना है। तो 4:20 यानी 11/2, m का मतलब 20 है, माइनस 4 यानी 120 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 120 माइनस 110, 10 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। ठीक है, अगर आप इसको मॉड हटाओगे तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस वाला आंसर आ जाएगा, बड़े वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक, क्योंकि दो एंगल बनेंगे ना। मान लो 4:20 की सिचुएशन ये है, तो एक एंगल तो ये है जो कि हमारा 10 आ गया, एक एंगल ये भी तो हो सकता है। ये दो आंसर आ सकते हैं। या फिर कोई ये पूछ सकता है 4 से 5 बजे के बीच में कितने बजे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल कब कब 2 बार बनेगा, 4 से 5 बजे के बीच में। तो जो भी हमें एंगल चाहिए, मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाया, मान लो 90 डिग्री का एंगल चाहिए हमें, तो हमने 90 डिग्री डाल दिया, इज इक्वल टू 11/2 m। कितने, 4 और 5 के बीच में चाहिए, तो इंटू 4 कर देंगे, इंटू 4। तो चूंकि जब मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमने इस बार एक बार प्लस ले लिया, तो 90 ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 120 इज इक्वल टू 11/2 m। तो ये कितना बन जाएगा, 210 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 420 डिवाइडेड बाई 11, यानी 4 एक तो आंसर ये आएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा 90 डिग्री कब बनेगा, जब ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू 11/2 m, तो यानी 60/11 m, यानी कि 4:60/11 m। ये 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, I want you to always remember. So if you remember this, more or less your majority of the question in terms of clocks you can always handle. Right, so this is what I wanted to cover. So we have covered quite a few topics. We covered the quantitative reasoning, that is the biggest one. Then we have also seen a blood relation, direction. In series we have covered all types of series, a numeric series, letter series, alphanumeric series, mixed series, and then we have also covered clocks, we have covered dices. ठीक है, cubes, coding, decoding, blood relation, series, right? So these are key syllogisms we have covered, and most in direction sense we have covered. Quantitative reasoning we have covered. So I've tried to cover, make a revision of most of the important topics that are asked in your competitive examinations. So I hope it was a quick revision that we have done. So I hope you have understood what I'm trying to tell you. And for tomorrow's test, yes, I will see tomorrow's test. You will have to log in with your accounts and take the test. Which test you have to take? I'll just show you which test you have to take. Okay, just let me open the. Just hold on. I will take you through the entire process, and I will also show you the test number which is to be. Just go to your Time for Education website.
timeforeducation.com. That is the first step that you're going to do. The moment you go there, you will reach to the to this homepage. You can see the login here, right? You can click on the login. You will have username. Now this is the username that you've already been given. So it would be something like HSPB9Z. Of course, this is the password that's the login that I am using. Everybody would have a password and a login. You may go in. From here, you can log in. Just give me a second. Let me just see. Okay, so we put in your username, then you put in your password. Then we log in, right? So this is the kind of homepage that you're going to get. And see, a lot of inputs are there: resume writing, company profiles. I'm sure you are still having access to this. Normally it is not available, but we have given you for long, so make the best use of it, right? From there, you will come to this first online test. You come here, you click this comprehensive online test, right? You click this comprehensive online test, then you go to the bottom here, and you can see this test number CT 210 412. नीचे से ये वाला देख रहे हो, ये वाला test. So please remember the test. I'll also send you in the group the test number. So the test is CT 210412. आपको ये solve करना है. ये solve कैसे करोगे? ये यहाँ पे आने के बाद you can just click this. So sorry, when you are going to click this, these are the kind of questions that you will get. So it says question number 1, A plus B is neither greater nor equal to B. $B is, this data is given to us. From here you have to make a conclusion. Conclusion 1 $P and conclusion 2 is $Q. तो कौन सा conclusion true है? जैसे 1 2 3 अभी हमने कुछ इस similar type का किया था. इस type से आपको ये सारे questions करने हैं. See the time. You can move to question 2. You can mark it for review, or you can save it and move to the next question. So you can keep doing this question. Once you are done, you can submit this, right? And then subsequently, you can actually go through the answers also, but we are going to discuss. Now this is section 3. You can move this section from here. For example, you go to section 1, and here we are having questions based on A, B, C can do a piece of work in 48 days. A started the work. After X days, B joins him, and X more days, C joins him, and the work is completed in 12 days. What is the value of X? So if you think you know the answer, you can, go ahead and do this, and similarly move to second, third. You can shift between the sections, but you see overall the time limit is 1 hour. Okay, so I'll try to solve as many questions as possible tomorrow, but if you have already solved these questions, only then it will make much sense. Otherwise, solving all those 60 questions for me will be very difficult in 2 hours. Of course I can do it, but by explaining
is going to take some time, right? So if you have read this paragraph, for example, if you have done some sort of analysis, then I'll be able to I'm better placed to handle these kinds of questions for you. Okay, are we getting this idea what I'm saying? Okay. Monica, you would have already been given this login user and password. If you have not having, then you can ask some of your friends to share. You can sit with them and do these questions so that you know the questions that we are discussing. This is available to all the students who were participant of EST training program. You can take any time test, Abhishek, that is not mandatory. Anytime tomorrow 3 o'clock, because till 3 tomorrow 3 I'll be 3 o'clock I'll be doing this analysis, and therefore by that time you should be ready with this. Okay, then on Monday and Tuesday we'll be discussing your GDs and interviews. So these 2 days are like kind of solving aptitude kind of portion. Okay. So I hope you have understood this class and enjoyed a bit as well. And on Monday and Tuesday, we'll see your interviews and GDs also. Once tomorrow we have done with the analysis component. So those who have done analysis, only it will benefit them. Those who have solved the questions, otherwise not much of a benefit. Right? Chalo. Okay. So any question queries that we have? Okay, then I think we can end this meeting. That should be all from my side. Thank you very much and have a very nice day. Thank you. Thank you, Sanju. Thank you for the compliment. Okay, Ayush, thank you. Nice, मजा आ गया तो इससे अच्छी बात ही नहीं है.